स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 6 है हिंदी शिक्षण। इसमें से हम बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के बात कर चुके थे, जिसमें आपके काफ़ी सारे प्रश्नों को बताया गया था जो आपके एग्ज़ाम में आए थे प्रीवियस ईयर में और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वहाँ से आप पेपर 1, पेपर 2 हिंदी शिक्षण, विज्ञान शिक्षण और जो आपका कंप्यूटर शिक्षण, संस्कृत शिक्षण है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसमें ये आपका पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, पार्ट 1 को। तो यहाँ पर पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो समानार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पर समानार्थक शब्द यानी जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, ये आपके पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। आपका बीटीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर अग्नि का अर्थ है अनल, पावक। इसके अलावा ज्वाला हो गया, आग हो गया, दहक हो गया, रोहिताश हो गया। चूँकि यहाँ पर दो पूछे तो आप दो ही लिखिएगा। अमृत का पीयूष हो गया, सुधा हो गया, इसके अलावा सोम, अमी, ठीक है, ये अमृत के समानार्थी शब्द होंगे। साथ ही अगर बात की जाए गणेश की तो लंबोदर, गणपति, और आप इसे कह सकते हैं मूषक वाहन, गजानन, मोदक प्रिय, ठीक है, भवानी नंदन, विनायक, ये सभी गणेश के समानार्थी शब्द होंगे। तो यहाँ पर दो कहा गया है तो आप दो अर्थ लिखिएगा, काफ़ी होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका बीटीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर उत्तर दिया है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को आप पद कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप शब्द एवं पद को समझा सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, अंश व अंश में अंतर लिखिए। दोनों में अंतर पूछा है। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है भाग, यानी जिसे आप हिस्सा कहते हैं। ये भी आपका बीटीसी 2016 में पूछा गया था प्रश्न। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी प्रश्न इंक्लूड किए जा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन्हीं को, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है जो विपरीत अर्थ प्रकट करें, ठीक है। ये भी आपका बीटीसी 2015 सेकेंड टाइम जो हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था। तो अज्ञ का अर्थ है विज्ञ और उन्मुख का अर्थ है विमुख। ये आपके विपरार्थी शब्द या विलोम शब्द कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग का अर्थ है मधुकर, भौरा, ठीक है, और विटप का अर्थ है तरु, पादप। तो इस तरह से आप इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है अथवा श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। भी आपका बीटीसी 2015 और बीटीसी 2015 में जो सेकंड टाइम पेपर हुए थे, साथ ही डीएलएड 2018 में पूछा गया। तो काफ़ी आने की संभावना है ऐसे प्रश्नों की जो आपके प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व भी पूछा है। श्रुत का अर्थ होता है जो सुनकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर में दिया है, श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य शब्द तथा वाक्य को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है, ठीक है। तो आप सभी बचपन में डिक्टेशन लिखे होंगे, उसे ही आप श्रुतलेख कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, छा वर्ण किसके योग से बना है। तो यहाँ पर जो छा वर्ण है वो का प्लस शा के योग से बना है। नीचे हलंत लगा है का में, ठीक है, का प्लस शा के योग से बना है। अगर बात की जाए छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। संयुक्त व्यंजन 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर बनते हैं, ठीक है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ, शा। तो ये सभी अलग अलग वर्णों के मेल से बनेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए।
तो अभी मैंने सबसे पहले प्रश्न में बताया था, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जो समान अर्थ प्रकट करें उन्हें आप समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इस तरह से आप पर्यायवाची या समानार्थी शब्द को समझा सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए अथवा व्यंजन किसे कहते हैं। आप साइड में देख पा रहे हैं, ये सभी बीटीसी या डीएलएड 2017 में प्रश्न पूछे गए थे। आप इन सभी को ज़रूर पढ़ें। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होने वाले हैं। आप कह सकते हैं सिंपल शब्द में कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन में इनकी जो ध्वनि होती है वो छिपी होती है, क्योंकि इसके अभाव में उस वर्ण का उच्चारण संभव ही नहीं है। इनकी संख्या 33 यानी 33 है। तो इस तरह से व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस प्रकार से आप भाषाई कौशल का प्रयोग करते हुए पहले बच्चों को सुनना, बोलना, तत्पश्चात पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, ध्वनि क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि कहलाती है, और साथ ही ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, भाषा किसे कहते हैं। भाषा की बात की जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। इस तरह से ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप भाषा को समझ पाए होंगे। प्रश्न नंबर 13 है, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। भाषा निर्माण के ढांचे की बात की जाए तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा जो है वो ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 14 है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है, क्योंकि ध्वनि का जो संबंध है वो श्रवण कौशल से है। सुनकर ध्वनि को अच्छे से समझा जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। अगर बात की जाए स्वरों की तो स्वर वे वर्ण कहलाते हैं जो किसी व्यंजन वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके बोलने में जो हवा है वो मुख से बिना अवरोध के बाहर आती है, जबकि जो व्यंजन होते हैं वे स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋढ़, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप स्वर को देख भी सकते हैं प्रश्न नंबर 16 में, जो कि दिया है स्वर किसे कहते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आप पढ़ ही चुके हैं कि स्वर किसे कहते हैं, अभी हमने समझा इसको। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है। कह सकते हैं कि इनमें 2 गुना समय लगता है स्वर वर्णों की अपेक्षा। इन्हें आप दीर्घ स्वर कहते हैं। ये बड़े होते हैं, दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 और 19 आप देख पा रहे हैं, दोनों एक ही प्रश्न है। ठीक है, इनको हम एक साथ लेकर चलेंगे। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, और 19 दिया है स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। दोनों सेम प्रश्न है, यानी एक ही जैसे हैं। तो स्पर्शी व्यंजन जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, तो उसे आप स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हवा होती है वो मुख से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करती है, यानी आसानी से नहीं निकलती। स्पर्शी व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 25 देखने को मिलती है। का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग होते हैं इनके। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 20 है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के रूपों की बात की जाए तो भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जब हम अपने भाव विचारों का जो आदान प्रदान है वो लिखित माध्यम से करेंगे तो वो लिखित भाषा, और मौखिक के अंतर्गत हम सामने से बोलकर या मुख से प्रकट करके अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, भाषा किसे कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में समझा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात बता सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कई सारे इनके अर्थ देखने को मिलते हैं, जैसे मान लीजिए अमृत का जल होता है दूध, अमर अन्न, ठीक है, आदि का प्रारंभ वगैरह होता है। इस तरह से कई सारे अनेकार्थी शब्द देखने को मिलते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो हमने इसको अभी समझ लिया था पहले वाले प्रश्न में कि जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें आप समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी आदि नामों से जाना जाता है, कमल को पंकज के नाम से, सरोज के नाम से, नीरज के नाम से आप जान सकते हैं। इस तरह से भी जिनके समान अर्थ निकले उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्ण के भी कई सारे पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। जनार्दन हो गया, माखन चोर हो गया, और आप इन्हें बंसी बिहारी भी कहते हैं। कई सारे कृष्ण के पर्यायवाची शब्द देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? अभी हमने बात की थी विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को, यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को आप विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ ही होता है विपरीत, ठीक है, जैसे रात का दिन, आज का कल, तो ऐसे कई सारे शब्द विलोम शब्द कहलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 25 पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।